Hello guys, how are you? We were discussing about chapter 9 Force and Laws of Motion of class 9 Science. We have already discussed about the topics force, effects of force, types of forces, balanced and unbalanced forces, then Newton's first law of motion, then inertia and types of inertia and relation between inertia and mass. Today we are going to discuss about Newton's second law of motion. Before that we will discuss momentum, unit of momentum and then numericals of momentum. Then we will discuss about Newton's third law of motion and conservation of linear momentum and its derivation. Now what is momentum? मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास m और उसकी वेलोसिटी कितनी है, लेट इट बी v. सो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी. प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से. स्मॉल p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी m इंटू v, where p is the momentum of the body, m is the mass of the body and v is the velocity of the body. If a body is at rest, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो मतलब क्या हुआ? v इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ. इफ बॉडी इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो, सो इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो ज़ीरो. बिकॉज अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम भी किसके इक्वल आ जाएगा? ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा. द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़, मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? अब हमें पता है मोमेंटम क्या है. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम. SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. सो मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. और इसको हम ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड और kg मीटर second inverse. So SI unit of momentum is kilogram meter per second. The momentum of a stationary object. Let the mass of the stationary object is m. Velocity of stationary. Stationary का मतलब समझते हैं, stationary means body is at rest. Body rest पर है. सो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें पता है, हमने अभी डिस्कस किया कि वेलोसिटी कितनी है. स्टेशनरी का मतलब वेलोसिटी कितनी है? ज़ीरो. सो मोमेंटम पता है हमें क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम क्या हो गया? p इज इक्वल टू ज़ीरो. सो द मोमेंटम ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो. क्यों ज़ीरो हुआ? बिकॉज बॉडी रेस्ट पर है, मोशन में नहीं है. अगर वेलोसिटी ही ज़ीरो है तो मोमेंटम भी क्या होगा? ज़ीरो. नाउ न्यूमेरिकल्स. फर्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन 1. व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ ए स्टोन हैविंग मास ऑफ 10 किलोग्राम व्हेन इट इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. सो गिवन क्या है हमें? मास ऑफ 10 किलोग्राम. 10 किलोग्राम मास गिवन है हमें. कितना गिवन है ये? 10 किलोग्राम. और वेलोसिटी कितनी गिवन है हमें? 2 मीटर पर सेकेंड. सो मास इज 10 किलोग्राम. जो गिवन वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं हम. गिवन क्या है? मास 10 किलोग्राम, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. सो वी हैव टू फाइंड मोमेंटम. मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. मास कितना है? 10 किलोग्राम. वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड. सो पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. मास इंटू वेलोसिटी. मास 10 किलोग्राम, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. सो वी गेट 10 टू ज़ा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. सो यूनिट क्या बन जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. दस द मोमेंटम ऑफ द स्टोन इज 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए बुलेट having mass 25 gram is thrown using hand with a velocity of 0.1 meter per second. मास कितना गिवन है हमें? मास 25 ग्राम. सो मास ऑफ द बुलेट कितना गिवन है हमें? 25 ग्राम. 25 ग्राम को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? किलोग्राम्स में, क्योंकि यूनिट हमें किस में रखनी है?
एसआई यूनिट्स में रखनी है। सो मास को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, किलोग्राम्स में, क्योंकि हमें गिवन किस में है, ग्राम्स में। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है ना। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1 ग्राम को अगर हमें चेंज करना है किलोग्राम्स में तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। सो 1 ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है। सो वी गेट 0.025 किलोग्राम। 25 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ग्राम्स को हम। नाउ उसके बाद हमें वेलोसिटी कितनी गिवन है, 0.1 मीटर पर सेकेंड। 0.1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गिवन है। सो मोमेंटम फाइंड आउट करना है हमें, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है, मास ये है इन किलोग्राम, 0.025 किलोग्राम, एंड वेलोसिटी कितनी है, 0.1 मीटर पर सेकेंड। सो इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया हमने यहाँ पर। सो वी गेट, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वी गेट 0.0025 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट करना आता है सबको। अगर हम इसको डेसिमल को चेंज कर लें तब भी हम कर सकते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 3 zeros लगेंगे, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 10। डेसिमल्स रिमूव कर लिया हमने। अब ऊपर कितने हैं, 25, नीचे कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4। सो डेसिमल के बाद कितने जीरोज आ जाएंगे हमारे पास, ये है 25 डिवाइडेड बाय 1 1 0 0 0 0, 4 जीरोज आ जाएंगे। सो नीचे कितने जीरो जाएंगे, 4। सो वी गेट 0.0025 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.0025 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। We know that the velocity of an object can be changed by applying an unbalanced force on it, है ना। हमें ये पता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हम उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज बाय अप्लाइंग एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी है। अगर हम फोर्स लगाकर वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मोमेंटम है वो भी चेंज हो जाएगा। सो अगर हम वेलोसिटी लेट इट बी पहले कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, उसको हम फोर्स लगाकर कितनी कर दें, लेट इट बी 30 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम भी ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। सो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग एन अनबैलेंस्ड फोर्स। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब इसको डिस्कस करेंगे हम। इसके लिए हमें क्या है, मोमेंटम का पता होना ज़रूरी है, इसलिए हमने मोमेंटम को पहले डिस्कस किया। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी हमने मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया, क्या है मोमेंटम, क्या है मास इनटू वेलोसिटी। लेट इट बी, डेफिनेशन डिस्कस करेंगे हम पहले। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या बनेगा, हम क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, let it be p2 minus p1 divided by t is directly proportional to f। मीन्स चेंज इन मोमेंटम मतलब लेट इट बी, पहले मोमेंटम कितना था, p1 था, फोर्स लगाने के बाद वेलोसिटी चेंज हो गई जिससे मोमेंटम चेंज हो गया। अब कितना हो गया, लेट इट बी p2। तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ, उन दोनों को माइनस करके सॉल्व करेंगे तो p2 माइनस p1 क्या आएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं हम, तो रेट का मतलब क्या होता है, उसको हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट।
सो ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of an object is directly proportional to the force applied on the object. Now mathematical formulation of second law of motion, इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम। If an object of mass m, ठीक है, ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, m है, is moving along a straight line with initial velocity u, इनिशियल वेलोसिटी u से बॉडी मूव कर रही है, बॉडी का मास कितना है m, इनिशियल वेलोसिटी u से बॉडी मूव कर रही है एंड इज एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v। हमने क्या किया, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। लेट इट बी, अब वेलोसिटी कितनी है v, पहले वेलोसिटी थी u इनिशियल वेलोसिटी, अब उसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो गई v, कितने टाइम में, इन टाइम t, बाय अप्लाइंग अ फोर्स f, ठीक है, f फोर्स लगाने से बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u फाइनल वेलोसिटी v में चेंज हो गई। सो अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम भी चेंज होगा। सो इनिशियल मोमेंटम क्या है, लेट इट बी p1, p1 क्या है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है m एंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, तो इनिशियल मोमेंटम p1 इज इक्वल टू m इंटू u। फाइनल मोमेंटम लेट इट बी p2, वेलोसिटी चेंज होने के बाद जो मोमेंटम आया, मास इनटू वेलोसिटी, मास एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी थी v, सो फाइनल मोमेंटम कितना आ गया, मास इनटू वेलोसिटी v। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय t, ठीक है, अभी जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ p1 एंड p2 हियर, p1 एंड p2, p2 कितना आया हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी v एंड माइनस p1 कितना है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय t। सो मास यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से मास लिया कॉमन, तो क्या आ जाएगा m v माइनस u डिवाइडेड बाय t, दोनों में से मास कॉमन ले लिया। अब हमें पता है v माइनस u डिवाइडेड बाय t क्या होता है, ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, v माइनस u डिवाइडेड बाय t क्या चीज़ होती है, ये एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो इसको v माइनस यू अपॉन टी को हम क्या पुट कर देंगे, a, एक्सेलरेशन। सो f क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास है एंड v माइनस यू अपॉन टी को हम क्या पुट कर देते हैं, a। सो क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो इसलिए यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं k, f इज इक्वल टू k मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, k क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम क्या है, k की वैल्यू को पुट कर देंगे 1। इफ k इज इक्वल टू 1 देन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास फोर्स के लिए इन द फॉर्म ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सो अगर मोमेंटम की फॉर्म में हमें वैल्यूज गिवन है, वेलोसिटीज की फॉर्म में एंड मास की फॉर्म में, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। बट अगर हमें मास एंड एक्सेलरेशन के लिए की फॉर्म में है तो हम इसको क्या है, फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, एफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है, अब हमने फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। नाउ फोर्स की यूनिट क्या है, द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है, यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सो 1 न्यूटन को डिफाइन करेंगे, अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम। देखो यहाँ से क्या है, 1 न्यूटन, फोर्स कितना 1 न्यूटन, कब होगा, व्हेन मास कितना 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितनी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
1 न्यूटन फोर्स कब होगा? जब मास कितना होगा ऑब्जेक्ट का? 1 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन कितनी होगी? 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर. सो फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर acceleration is produced in an object of mass 1 किलोग्राम. ठीक है, तो 1 न्यूटन क्या है? 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर. नाउ एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ. अ क्रिकेटर when catches a ball pulls his hands in the backward direction to give some time to decrease the velocity of the ball. ठीक है, क्रिकेट सब देखते हैं. क्रिकेट में क्या है, जब फील्डर जब एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो फील्डर क्या करता है? कैच पकड़ता है. जब तो वो ऊपर से कैच नहीं पकड़ता, अपने हैंड्स को नीचे करके कैच को पकड़ता है. ठीक है, वो क्यों करता है? क्योंकि वो टाइम को क्या है? इंक्रीज कर देता है. ऊपर से नीचे आने में उसको बॉल को थोड़ा टाइम लगेगा एंड उसकी स्पीड भी क्या है? डिक्रीज हो जाएगी नीचे आते आते. सो उसके हैंड्स में इंजरी कम होगी. जो फील्डर उसको कैच कर रहा है उसको इंजरी कम होगी. सो ए क्रिकेटर व्हेन कैचेस अ बॉल pulls his hands in backward direction to give some time to decrease the velocity of the ball. टाइम को इंक्रीज करते हैं एंड वेलोसिटी को डिक्रीज. एज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल डिक्रीजेस. एक्सेलरेशन कैसे डिक्रीज होगी? क्योंकि वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी होता है. तो फाइनल वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. So as the acceleration of the ball decreases, the force exerted on catching the moving ball also decreases. क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला किया force is equal to mass into acceleration. तो अगर acceleration डिक्रीज करती है, अगर ये acceleration डिक्रीज करेगी तो force भी क्या है? डिक्रीज करेगा. So force exerted on catching the moving ball also decreases. If the cricketer would try to स्टॉप ए मूविंग बॉल. अगर क्रिकेटर क्या है? मूविंग बॉल को सडनली स्टॉप करने की कोशिश करेगा. ही वुड हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स. उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको स्टॉप करने के लिए और उसको क्या है? इंजरी भी हो सकती है. सो क्रिकेटर जो फील्डर है वो जब बॉल को कैच करता है तो अपने हैंड्स को थोड़ा सा बैकवर्ड पुल करता है, जिसकी वजह से क्या है? वो टाइम को इंक्रीज करता है एंड वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, जिससे क्या है? वेलोसिटी के डिक्रीज होने से एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगी एंड एक्सेलरेशन के डिक्रीज करने से फोर्स डिक्रीज करेगी, जिससे क्या है? उसको इंजरी नहीं होगी. लाइक दिस. जब वो कैच कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट कैच नहीं करता, वो अपने हैंड्स को नीचे की डायरेक्शन में ला कर क्या है? देखो यहाँ पर कैच करता है, जिससे उसको इंजरी कम होती है. नाउ नेक्स्ट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Newton third law of motion states that when an object exerts a force on another object. Newton third law of motion में हमेशा ध्यान रखेंगे दो ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है. एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले के ऊपर फोर्स लगाएगा. सो इसमें क्या है? कंपलसरी है कि ये फोर्स किस में लगता है? टू बॉडीज के बीच में लगता है. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object instantly exerts a force back onto the first object. जैसे ही एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंटली फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है? फोर्स लगाता है. These forces are always equal in magnitude but opposite in direction. ठीक है, ये फोर्सेस हमेशा क्या है? जितना फोर्स फर्स्ट ने सेकंड के ऊपर लगाया उतना ही सेकंड वाला ऑब्जेक्ट फर्स्ट के ऊपर सेम फोर्स लगाएगा इक्वल मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना. क्योंकि फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट अगर फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो सेकंड वाला क्या लगाएगा? इन बैकवर्ड डायरेक्शन. सो दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. दीज फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज. हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही होगा ये. और इन अदर वर्ड्स, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल and opposite reaction
and they act on two different bodies. So न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया कि क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये फोर्स लगता है। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड के ऊपर फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम फोर्स लगाएगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, टू प्रूव दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। एक्शन का मतलब समझते हैं, जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड के ऊपर फोर्स लगाया उसको हम कहेंगे कि उसने एक्शन किया, ठीक है। उसका रिएक्शन, अब वो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट ने जब सेकंड वाले को फोर्स लगाया तो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट फर्स्ट के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो उसका रिएक्शन होता है, ठीक है। फर्स्ट वाले का एक्शन और सेकंड वाला जो करेगा वो है रिएक्शन। टेक टू स्प्रिंग्स, स्प्रिंग बैलेंसेस ए एंड बी, ठीक है। ये स्प्रिंग बैलेंस है ए एंड बी, दो स्प्रिंग बैलेंस लिए हमने, ए एंड बी कनेक्टेड टुगेदर। स्प्रिंग बैलेंस है, इनके दोनों तरफ क्या है, एक तरफ से इसको हमने टाई किया हुआ है रिजिड सपोर्ट से एंड इनके हुक्स को दोनों को टाई किया हुआ है एंड इधर से हम उसको फोर्स लगा रहे हैं। फिक्स द स्प्रिंग बैलेंस बी टू ए रिजिड सपोर्ट, इसको हमने क्या एक रिजिड सपोर्ट से यहाँ से क्या है टाई किया हुआ है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड बाय पुलिंग द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस ए, जब इधर से हम उसको फोर्स लगा रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, सो दोनों इसको हमने क्या है इधर से फोर्स लगाया, जितना फोर्स जितना यहाँ पर क्या है रीडिंग शो होगी इसके अंदर उतनी ही रीडिंग इसके अंदर भी यहाँ पर शो होगी। when a force is applied by pulling the free end of the spring balance A, both the spring balances show the same reading, दोनों ही क्या है सेम रीडिंग को शो करेंगे। This shows that force exerted by the spring balance A on the B is equal but opposite in direction। यहाँ देखेंगे हम इसमें रीडिंग कहाँ पर है, इस डायरेक्शन में है, इसमें रीडिंग कहाँ पर है, इस डायरेक्शन में है। So these forces are equal in magnitude but in opposite direction, but opposite in the direction to the force exerted by spring balance B on A. The force exerted by the spring balance A on B is action and the force exerted by the spring balance B on A is called reaction. So पहली बॉडी जो सेकंड वाली बॉडी के ऊपर लगाती है उसको एक्शन कहते हैं हम, और सेकेंड वाली बॉडी जितना फोर्स फर्स्ट वाली के ऊपर वापस लगा रही है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। सो दीज आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मीन्स टू एवरी एक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है, दो डिफरेंट बॉडीज के बीच में। अगर पहली बॉडी लगा रही है सेकेंड के ऊपर तो सेकेंड बॉडी लगाएगी फर्स्ट पर, तो वो क्या है रिएक्शन। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। Now examples of Newton's third law of motion, examples of action and reaction. So first is when a bullet is fired from a gun, ठीक है, इस गन से जब एक बुलेट को फायर किया जाता है, it exert a forward force, ठीक है, फॉरवर्ड फोर्स लगाया, that is called action on the bullet and the bullet exerts an equal and opposite force on the gun, that is called reaction. The gun recoils, ठीक है। हमें पता है जब हम गन को गन पकड़ी हमने, ठीक है, गन को जब हम फायर करते हैं तो गन से बुलेट जिस वेलोसिटी से बाहर निकलती है उतनी ही वेलोसिटी उतना ही फोर्स जो बुलेट है वो गन के ऊपर भी एग्जर्ट करती है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसीलिए इसको क्या है अपने शोल्डर के ऊपर रखकर क्या है इस गन को चलाते हैं, जिससे क्या है उसको इंजरी ना हो, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से बुलेट बाहर निकलती है उतनी ही वेलोसिटी वो गन को क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या है इंजरी हो सकती है। इसीलिए इसको क्या है शोल्डर पर कैरी करते हैं और उसके बाद उसको क्या है फायर करते हैं, जिससे इंजरी नहीं होती। नेक्स्ट है व्हेन ए सेलर जंप्स आउट ए बोट, ठीक है, जब बोट से क्या है यहाँ पर किनारे पर जंप कर रहे हैं, ही एक्सर्ट ए बैकवर्ड फोर्स ऑफ द, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये पैर के साथ यहाँ पर क्या करता है बोट को पीछे की तरफ धकेलता है, ठीक है, एंड बोट क्या है उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है, ठीक है, जिससे वो क्या है किनारे पर आ जाता है। द बोट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द सेलर, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। द सेलर जंप्स फॉरवर्ड, जिससे सेलर जो है वो किनारे पर पहुंच जाता है। सेलर ने क्या किया बोट के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब एक
पीछे उसको पैर के साथ पुश किया, ठीक है, जिसको हमने एक्शन कहा, बोट उतना ही फोर्स उसके पैर के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर लगाएगी, जिससे वो क्या है, जंप करके किनारे पर आ जाता है। सो दीज आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन एयर फिल्ड balloon is released, the force of the air coming out of the balloon, that is called action, exerts an equal and opposite force on the balloon, that is called reaction, and it moves upward. कैसे है इस एक्टिविटी की, एक्टिविटी करते हैं इसके अंदर, एक बैलून लिया, बैलून को क्या करते हैं, एक स्टिक के साथ क्या है, टाई कर देते हैं, या एक थ्रेड के साथ यहाँ पर। जब यहाँ से क्या करते हैं हम, बैलून को फुला रखा है हमने, बैलून में से अगर एयर को निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एयर जब बाहर निकल रही है, देखेंगे जब एयर यहाँ से बाहर निकल रही है, तो जितने वेलोसिटी के साथ यहाँ से एयर बाहर निकल रही है, उतनी ही वेलोसिटी एयर क्या करती है, इसको पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिससे बैलून, एयर इधर से निकलती है और बैलून क्या है, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। क्योंकि जिस वेलोसिटी से एयर बाहर निकलेगी, उतनी ही वेलोसिटी वो क्या है, बैलून को पीछे की डायरेक्शन में लगाती है, जिससे बैलून जो है दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है। तो दीज आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ रॉकेट इज फायर्ड, जब एक रॉकेट मूव कर रहा है, ठीक है, रॉकेट में हमें पता है जेट प्लेन्स हो गए, रॉकेट्स हैं, इसमें क्या है, जब फ्यूल बर्न होता है, यहाँ से गैसेस क्या है, एग्जॉस्ट करती हैं नीचे की डायरेक्शन में ना, यहाँ से गैसेस बाहर निकलती हैं, रॉकेट में से नीचे से गैसेस एग्जॉस्ट हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, जिससे ये गैसेस जिस वेलोसिटी के साथ नीचे निकलती हैं, उतनी ही वेलोसिटी ये रॉकेट को ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं, जिससे रॉकेट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। सो व्हेन रॉकेट इज फायर्ड, द फोर्स ऑफ द बर्निंग गैसेस कमिंग आउट, ये जो गैसेस निकल रही हैं नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, वो फोर्स लगा रही हैं, ठीक है, गैसेस बाहर की तरफ नीचे की डायरेक्शन में निकलती हैं, बट उतना ही फोर्स क्या है, ये गैसेस उसके ऊपर, रॉकेट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती हैं, जिसको हम रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, गैसेस कमिंग आउट वो क्या है, एक्शन, एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द रॉकेट, जिसको हम रिएक्शन बोल रहे हैं, इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो उसके ऊपर एक्सर्ट करती हैं, जिससे रॉकेट क्या करता है, मूव करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो ये गैसेस क्या एक्सर्ट कर रही हैं, एक्शन, ठीक है, एक्शन है, एंड ये क्या है, रिएक्शन, जो क्या है, गैसेस इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन, जिससे रॉकेट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। Now next is conservation of momentum. The law of conservation of momentum states that the sum of momenta क्या है, प्लूरल वर्ड है, मोमेंटम वर्ड के लिए यूज़ किया गया है, दो बॉडीज़ के मोमेंटम को हम बात कर रहे हैं, मोमेंटा। द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू बॉडीज़, टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकराना, जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, ठीक है, तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था, सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, उनके ऊपर कोई भी अगर अनबैलेंस्ड फोर्स, बाहर से अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करती है, तो अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं, तो बिफोर कोलिजन जो उनका मोमेंटम था, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जब वो सेपरेट हो जाएंगी, आफ्टर कोलिजन भी फाइनल मोमेंटम जो उनका वो क्या है, सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडीज, जब तक बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। दिस मीन्स दैट टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज अनचेंज्ड और कंजर्व बाय कोलिजन। ठीक है, बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लगती है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम। सो लेट अस कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, दो बॉल्स ली हमने, एक बॉल ए ली, एक बॉल बी ली हमने, इसका मास कितना है, फर्स्ट बॉल का मास कितना है, ma, एंड सेकेंड का मास कितना है, mb। फर्स्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ua, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं हम, तो पहले वाले बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ua,
एंड सेकेंड वाले की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू बी। दोनों यहाँ से हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, दो बॉल्स लिए हमने, दोनों के मास लिए हमने एम ए एंड एम बी, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, सेम स्ट्रेट लाइन में है ना, एरो हमने इस डायरेक्शन में दिखाए हैं, विद इनिशियल वेलोसिटीज यू ए एंड यू बी। इफ यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, अगर पीछे वाला ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी यू ए है ये अगर फास्ट है, इसकी वेलोसिटी अगर ज़्यादा है, तभी ये पीछे से आकर इसको कोलाइड करेगा, टक्कर मारेगा बी को। So if UA is greater than UB, the two balls will collide. पीछे से ये बॉल आएगी और इसके साथ क्या है, कोलाइड करेगी। Two balls will collide with each other. During collision at a time, a ball, यहाँ देखेंगे जब ये दोनों ने कोलाइड कर लिया, ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन, ये है बिफोर कोलिजन, जो हमने ये सेटअप दिखाया है ये क्या है, बिफोर कोलिजन। जब इन दोनों ने कोलाइड कर लिया तो अब फर्स्ट वाली बॉडी जो है वो सेकंड वाली के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, कितना, एफ ए बी, एंड सेकंड वाली बॉडी जो है फर्स्ट वाली बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, एफ बी ए। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर ये फोर्सेस एक्सर्ट करती हैं। सो बॉल ए एक्सर्ट ए फोर्स एफ ए बी ऑन बॉल बी, एंड बॉल बी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन फर्स्ट बॉल, वो कितनी है, एफ बी ए। दोनों ड्यूरिंग कोलिजन दोनों बॉल्स एक दूसरे के ऊपर क्या है, फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। नाउ उसके बाद क्या, जब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगी आगे, जब ये दोनों सेपरेट हो गई तो अब इन दोनों की वेलोसिटीज में चेंज आया आफ्टर कोलिजन। सो इफ वी ए एंड वी बी आर द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स ए एंड बी आफ्टर कोलिजन, जब ये दोनों सेपरेट हो गई बॉल्स, तब इनकी अब फाइनल वेलोसिटीज क्या है इन बॉल्स की, फर्स्ट वाली बॉल की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी ए, एंड सेकेंड वाली की वेलोसिटी कितनी है, वी बी। मासेस सेम रहेंगे, ओनली वेलोसिटीज में चेंज आएगा। पहले इनिशियल वेलोसिटीज थी यू ए एंड यू बी, आफ्टर कोलिजन जब इन दोनों के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हुआ, देन ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, एक्सटर्नल और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इनमें। सो इनकी फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन क्या हुई, फाइनल वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी। सो द मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर कोलिजन, मास कितना था, एम ए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू ए, सो एम ए इंटू यू ए। मोमेंटम ऑफ बॉल ए आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन के बाद जब दोनों सेपरेट हुई तब वेलोसिटी में चेंज आया, कितना, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई फर्स्ट बॉल की, वी ए, सो मोमेंटम क्या हुआ, एम ए वी ए। द मोमेंटम ऑफ बॉल बी बिफोर कोलिजन इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू बी। सो मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी है, तो मास एम बी एंड वेलोसिटी यू बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल, एम बी यू बी। नाउ मोमेंटम ऑफ बॉल बी आफ्टर कोलिजन, सेपरेट होने के बाद सेकेंड वाली बॉल का क्या मोमेंटम रहा, एम बी यू बी। तो हमने इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट कर लिए दोनों बॉल्स के लिए। नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, पहले फर्स्ट बॉल के लिए फाइंड आउट करेंगे, देन फिर सेकेंड बॉल के लिए फाइंड आउट करेंगे। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए, फाइनल मोमेंटम क्या है इसका, एम ए वी ए, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम ए यू ए। दोनों में से हमने क्या किया, एम ए को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, वी ए माइनस यू ए। द रेट की बात कर रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज, तो टाइम से भी डिवाइड कर रखा है हमने यहाँ पर। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ एक्शन, एफ ए बी। ठीक है, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। सो जो फोर्स क्या है लगाया ए ने बी के ऊपर, तो हमने क्या लिखा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू फोर्स ऑफ एक्शन, किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ए बी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी, बी में क्या चेंज आया, इसका फाइनल मोमेंटम ये है, तो एम बी वी बी, यहाँ पर क्या आएगा, वी बी, आफ्टर कोलिजन था एम बी वी बी। सो एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाय टी, तो उसमें से एम बी कॉमन ले लेंगे, सो वी गेट एम बी वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाय टी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ रिएक्शन, सेकेंड बॉल जो फर्स्ट बॉल के ऊपर लगा रही है,
फोर्स ऑफ रिएक्शन FBA। ठीक है, तो ये भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको लिख देंगे फोर्स ऑफ रिएक्शन FBA। तो ये फोर्स लगाया फर्स्ट बॉडी ने सेकेंड के ऊपर और ये लगाया सेकेंड ने फर्स्ट के ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो हमें पता है ये क्या है? एक्शन। FAB क्या है? एक्शन। और FBA क्या है? रिएक्शन है। सो दीज फोर्सेज आर इक्वल, इक्वल साइन लगाया हमने, एंड ऑपोजिट भी हैं तो इसलिए माइनस साइन आएगा। सो FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FBA। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि दीज फोर्सेज आर ऑपोजिट। ठीक है, इक्वल हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FBA। अब इनकी वैल्यूज पुट की हमने पीछे से, MAVA माइनस UA डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू माइनस MBVB माइनस UB डिवाइडेड बाई T। नाउ T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ देखेंगे हम दोनों तरफ T से T नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इन ब्रैकेट्स को हम ओपन कर देंगे। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? MAVA माइनस MAUA इज इक्वल टू माइनस MBVB, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है? माइनस माइनस, ये प्लस हो गया MBUB। तो ब्रैकेट ओपन कर दिए हमने। सो U वाली टर्म्स को एक साइड कर देंगे, V वाली टर्म्स को एक साइड कर देंगे। सो MAVA यहीं पर है, इधर से MBVB को हम क्या करेंगे? इधर ले आएंगे। सो MAVA प्लस MBVB इज इक्वल टू MAUA को हम इधर ले आएंगे। सो MAUA इधर माइनस, इधर आकर प्लस हो जाएगी, प्लस MBVB। सो MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू, ये क्या आया है? इनिशियल मोमेंटा, है ना, बिफोर कोलिजन, है ना, बिफोर कोलिजन ये मोमेंटा क्या आया है? सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द बॉडीज ऑफ द बॉल्स बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन। सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आ गया है। तो इसका मतलब क्या है? मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ linear momentum. So that's all for today. We will discuss the question answers of this chapter in next video. So guys, if you like this video, please like, subscribe and share. Thank you so much.